एक लंबे समय से अपनी निजी परेशानियों के कारण आप लोगों के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हमारी ये परेशानी कुछ दिन और चलना है। इसके बाद हमारा खूब प्रयास होगा कि टीजीटी और पीजीटी के पूरे सिलेबस को केंद्रित करते हुए जो 1 साल से वीडियो क्लास जो निरंतर जारी है, उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस बार हम अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं। हम कार्य योजना हर महीने के लिए बना रहे हैं। पूरे 1 महीने के लिए, पूरे 30 दिन के लिए हमारा एक कार्य योजना है। 30 दिन तक हम कुछ खास टॉपिक पर एकदम केंद्रित रहेंगे। और पहले तो ये देख लीजिए कि 30 दिन तक हम लोग किन महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने वाले हैं, किन चीज़ों पर हम लोग अपने विमर्श को जारी रखने वाले हैं। क्योंकि जनांकिकी, डेमोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिससे टीजीटी और पीजीटी में, नेट में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जनांकिकीय विशेषताओं से प्रश्न होते हैं, जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत से प्रश्न रहते हैं, जनसंख्या जाल से प्रश्न होता है, जनसंख्या पिरामिड से प्रश्न होता है, स्टेशनरी जनसंख्या को भी हम लोगों को समझना है। हम लोगों को इनोवेटिव डेमोग्राफी के बारे में भी पढ़ना है। कैफेटेरिया प्रत्यागम के बारे में भी हम लोगों को समझना है। क्लिनिकल प्रत्यागम क्या है ये भी जानना है। मैकेनिकल प्रत्यागम के बारे में भी पढ़ना है। जनांकिकीय लाभांश के बारे में भी विमर्श करना है, क्योंकि इस बार जनांकिकीय लाभांश से कई प्रश्न पूछे गए थे। परिवार नियोजन से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, उन योजनाओं और प्रयासों को भी समझना है। जनसंख्या नीति 2 बार बना है, 1976 में और 2000 में। इस पर भी हम लोगों को विमर्श करना है। जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग पर भी हम लोगों को विमर्श करना है। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी समझना है। और 2011 में जो जनगणना हुआ, उस जनगणना पर भी अपने विमर्श को हम लोग पूरे 1 महीने तक केंद्रित रखने वाले हैं। अब चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। और आज की चर्चा केंद्रित होगा जनांकिकीय विशेषताओं पर, या भारतीय अर्थव्यवस्था के जनांकिकीय प्रारूप को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक बात आप लोगों के मन में भी आता होगा कि आखिर जनगणना करने के ऊपर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, अरबों रुपया खर्च करती है, तो आखिर जनगणना सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 1881 ईस्वी से भारत में जो हर 10 सालों में जनगणना होता है, यह क्रम निरंतर जारी है। और हर जनगणना के ऊपर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। हम लोगों को ये समझ लेने की जरूरत है कि जनगणना जो होता है हर 10 सालों में, उससे जो सूचनाएं आती है, उन सूचनाओं के सहायता से सरकार कई प्रकार की नीतियों का निर्धारण करती है। सरकार जो नीतियों का निर्धारण करती है, उन नीतियों के निर्धारण में जनगणना के आंकड़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे सरकार अगर नए स्कूल खोलना चाहती है, कितना नया स्कूल खोलना है, ये पॉलिसी तय करने के लिए, ये नीति तय करने के लिए सरकार को ये पता होना चाहिए कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, कितने शिक्षकों को बहाल करना है। ये जानने के लिए भी सरकार को पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पता होना चाहिए। तो सरकार चाहे वृद्धों से संबंधित कोई योजना लाती है, सरकार विधवाओं से संबंधित कोई योजना लाती है, इन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में, लागू करने में जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, जनगणना से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। हम लोग ये बात जानते हैं कि जनगणना का इतिहास भारत में भले ही
1872 में शुरू होता है। हम लोग ये बात जानते हैं कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुआ था, लेकिन यह कोई सिस्टमैटिक जनगणना नहीं था। हम लोग जानते हैं कि 1872 ईस्वी में भारत में जो जनगणना हुआ वह व्यवस्थित जनगणना नहीं था। पूरे देश में जनगणना का काम नहीं हो पाया था। पहली बार इस देश में व्यवस्थित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ। ये हम लोगों को पता है कि पहली व्यवस्थित जनगणना का श्री गणेश लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में हुआ। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि हर 10 सालों में लगातार भारत में जनगणना होता रहा है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि अंग्रेज मूल रूप से बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। व्यापारी रहने के बाद ये जनगणना के ऊपर लाखों रुपया क्यों खर्च कर रहे थे? क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी जो भी काम करता है वह लाभ के लिए करता है। किसी भी देश को अगर समझना है तो समझने के लिए वहां की जनगणना को समझना होगा, क्योंकि जनगणना में हम लोगों को लिटरेसी रेट पता होता है। जनगणना के माध्यम से जनघनत्व की जानकारी मिलता है। जनगणना के माध्यम से ही ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में हम लोग जान पाते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जनगणना के आधार पर ही किसी देश का सामाजिक चिंतन क्या है, सामाजिक सोच क्या है, ये बातें भी निकल के आती हैं। जैसे जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, ये लिंगानुपात महिलाओं की समाज में कैसी स्थिति है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है या भ्रूण हत्या जैसी स्थितियां हैं, समाज महिलाओं को लेकर के सकारात्मक सोच रखता है कि संकीर्ण सोच रखता है, ये लिंगानुपात से पता चलता है। जनगणना से ही हम लोग जनांकीय लाभांश के बारे में भी जान पाते हैं। यहां एक शब्द प्रयोग में आया, जनांकीय लाभांश, कि जनांकीय लाभांश की जानकारी हम लोगों को जनगणना से मिलता है। तो जनांकीय लाभांश क्या है? जनांकीय लाभांश को आप कह सकते हैं कि जब किसी देश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की आबादी बढ़े, आश्रित जनसंख्या की आबादी घटे, तो इसे हम लोग जनांकीय लाभांश की स्थिति कहते हैं, जनांकीय लाभ की स्थिति कहते हैं। जनांकीय लाभांश के बारे में हम लोगों ने देखा कि जब किसी देश की जनसंख्या में आश्रित जनसंख्या घट जाए, कार्यशील जनसंख्या, काम करने वाले लोगों की आबादी बढ़ जाए, या इसको ऐसे भी आप कहें कि जब 15 साल से 64 साल वाले लोगों की आबादी अगर अधिक हो, तो ये जनांकीय लाभांश को व्यक्त करता है। तो हम लोगों को जनांकीय लाभांश की जानकारी, लिटरेसी रेट की जानकारी, लिंगानुपात की जानकारी, जनघनत्व की जानकारी और जनसंख्या पिरामिड की जानकारी भी जनगणना से ही मिलता है। ये जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड का मतलब है कि किस आयु वर्ग के लोग जनसंख्या में कितने हैं, ये जानकारी भी जनगणना के माध्यम से ही मिलता है। तो सही अर्थों में जनगणना के माध्यम से जो आंकड़े निकल के आते हैं, उसमें हम लोग किसी देश के बारे में बहुत सारी चीजों को जान पाते हैं, या कह सकते हैं कि जनगणना वास्तव में नॉलेज का खजाना होता है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुआ, लेकिन यह सिस्टमैटिक जनगणना नहीं था, ये आधी अधूरी जनगणना था। पहला सिस्टमैटिक जनगणना 1881 में शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है, हम लोगों का पड़ोसी देश चाइना, चूंकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में नंबर 1 है, सबसे अधिक लोग चाइना में निवास करते हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा चाइना के बारे में भी कुछ जानने की जरूरत है। चाइना में पहली बार जनगणना
1953 में हुआ, 1953 में। चाइना में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो 1953 में हुआ। हम लोगों ने देखा कि 1953 में चाइना में पहली बार जनगणना हुआ, लेकिन एक सवाल बार बार रहता है कि दुनिया में सबसे पहले जनगणना का प्रारंभ कहां से हुआ? तो स्वीडन का नाम आप लोग याद रखिए कि सबसे पहले स्वीडन में कब? तो 1749 में। स्वीडन में 1749 में पहली बार जनगणना हुआ स्वीडन में। हम लोगों ने देखा कि दुनिया में सबसे पहले जनगणना हुआ स्वीडन में 1749 में। लेकिन अगर दशकीय जनगणना की बात किया जाए, जो 10 सालों में जनगणना होता है, सबसे पहले दशकीय जनगणना की शुरुआत, हर 10 सालों में जनगणना की शुरुआत अमेरिका में हुआ 1790 में। हम लोगों ने देखा कि 1790 का जो साल है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर 10 सालों में क्रमबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से जनगणना की शुरुआत अमेरिका में हुआ। कब? तो 1790 में अमेरिका। और 1801 में दशकीय जनगणना की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बन गए। अमेरिका में जनगणना की शुरुआत 1953 में हुआ। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुआ। स्वीडन दुनिया में सबसे पहले जनगणना शुरू किया 1749 में। फिर हम लोगों ने देखा कि अमेरिका में दशकीय जनगणना 1790 में शुरू हुआ। दशकीय जनगणना की शुरुआत इंग्लैंड में 1801 ईस्वी में हुआ। एक सवाल है, पूछा गया है यह सवाल कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये विषय संविधान के किस सूची में है? अगर ये प्रश्न रहे कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची में है, तो स्पष्ट आप लोगों को जानना चाहिए कि ये समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन एक स्पष्ट बात आप लोग जान लीजिए, अगर रहे कि जनगणना किस सूची में है, तो जनगणना ये है संघ सूची में। जनगणना किस सूची में है? तो संघ सूची में है। लेकिन परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची में है। लेकिन जनगणना किस सूची में है? ये संघ सूची का विषय है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि जनगणना को वैधानिक आधार, कानूनी आधार प्रदान करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? यह प्रश्न ऐसे रह सकता है कि किस एक्ट के द्वारा जनगणना को वैधानिक आधार प्रदान किया गया और यह एक्ट कब बना? ये एक्ट बना 1948 में। सेंसस एक्ट 1948 में बना और सेंसस एक्ट 1948 के माध्यम से जो जनगणना होता है उसे कानूनी आधार दिया गया, वैधानिक आधार दिया गया। तो सेंसस एक्ट भारत में कब बना? तो 1948 में सेंसस एक्ट बना। 1948 से आप लोग ये भी जानते हैं कि इस देश की पहली औद्योगिक नीति बनी थी। कब? 1948 में। और 1948 में ही जनगणना को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए, कानूनी आधार प्रदान करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे सेंसस एक्ट कहते हैं। एक प्रश्न है, एक बड़ा आसान प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भारत में जनगणना कराने, आंकड़े एकत्रित करने और इन जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित करने की जिम्मेवारी किसकी है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। भारत में जो दशकीय जनगणना होता है, हर 10 सालों में जनगणना होता है, ये कराने की जिम्मेवारी किसकी है? आंकड़े एकत्रित करने की जिम्मेवारी है किनकी है? और इन आंकड़ों को
प्रकाशित करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, ये जिम्मेवारी है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल की। किसकी जिम्मेवारी है? तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेवारी है, और ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा, हम एक बार फिर से रिपीट कर दें। हम लोग देखे कि हम लोगों का पड़ोसी देश चाइना में जनगणना की शुरुआत 1953 में हुआ। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुआ, और पहली जनगणना 1872 में हुआ। लेकिन ये पहली व्यवस्थित जनगणना नहीं है। अब हम लोग जो देखे कि जनसंख्या लाभांश के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि ये जनसंख्या लाभांश क्या है। तो जनसंख्या लाभांश का मतलब था कि आश्रित आबादी का घटना और कार्यशील आबादी का बढ़ना, या आप ऐसे कहें कि 15 से 64 साल के लोग, चूंकि ये आश्रित आबादी नहीं होते हैं, ये कार्यशील आबादी होते हैं, ये किसी काम में लगे होते हैं, उत्पादन में सहयोग करते हैं। अगर इन लोगों की आबादी बढ़ती है तो इसे हम लोग जनसंख्या लाभांश कहते हैं। फिर हम लोग चर्चा किए कि स्वीडन में सबसे पहले 1749 में जनगणना किया गया, लेकिन दशकीय जनगणना का प्रारंभ, हर 10 सालों में जनगणना का प्रारंभ अमेरिका में हुआ 1790 में। 1801 में दशकीय जनगणना शुरू हुआ इंग्लैंड में। फिर हम लोग चर्चा किए जनगणना ये संघ सूची में है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये संविधान के समवर्ती सूची में है। कई प्रश्न बन रहे थे, कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे। इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी हम लोगों को पैनी नजर रखना है। तब सवाल फिर एक था कि भारत में जनगणना करवाता है, जनगणना के आंकड़े कलेक्ट करता है, जनगणना के आंकड़ों को समझने के लायक बनाकर इसे प्रकाशित करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल की है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक सवाल है कि परिवार नियोजन के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या है? परिवार नियोजन के लिए प्रयोग में आने वाला प्रतीक चिन्ह है लाल रंग का उल्टा त्रिभुज। ध्यान से सुनिएगा, परिवार नियोजन के लिए जो प्रयोग होता है प्रतीक चिन्ह, वह लाल रंग का उल्टा त्रिभुज है। और इस प्रतीक चिन्ह को विकसित किया था फ्रैंक बिल्डर ने। किसने? तो फ्रैंक बिल्डर ने। सवाल यह है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये स्पष्ट जानकारी रखिए कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब से? तो ये परंपरा शुरू हुई 1987 से। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई। तब से ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुआ। विश्व जनसंख्या दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 11 जुलाई 1987 से। अब एक सवाल यह है कि जनगणना का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। कौटिल्य महोदय ने, आचार्य चाणक्य ने जो अपनी किताब लिखा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें भी जनगणना का उल्लेख है। मुगलों के समय में एक किताब आई आईने अकबरी, इसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। कुछ बातें चलते चलते और करना है, जैसे भारत की पहली जनसंख्या नीति इंदिरा गांधी ने लाया था 1976 में। और जैसे ही हम लोग 1976 बोलते हैं, 1976 से अनगिनत सवाल बन जाते हैं। क्या क्या सवाल बन सकता है कि 1976 में कब? तो 16 अप्रैल 1976 को भारत की पहली जनसंख्या नीति बनी। और
1976 में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन आज तक के जितने भी संविधान संशोधन हैं, इसमें सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में ही। संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किए गए। 1976 में ही लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के 6 साल भी कर दिया गया था। और 1976 में ही शिक्षा पहले राज्य सूची में था, उसे समवर्ती सूची में लाया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में लाया गया। और 1976 में भारत की पहली जनसंख्या नीति भी बनी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत की दूसरी जनसंख्या नीति अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2000 में बना। एक सवाल, जो कि हम लोग जब बात भारत की कर रहे हैं, हम लोगों का पड़ोसी देश चाइना, जहां 1953 में जनगणना शुरू हुआ था। हम लोग चाइना के बारे में जानते हैं कि दुनिया का पहले नंबर में ये देश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, लेकिन जनसंख्या को रोकने के दिशा में भी चाइना ने काफी गंभीर प्रयास किए हैं। सितंबर के महीने में, सितंबर 1980 का जो साल है, इसमें चाइना एक बच्चे की पॉलिसी पर काम किया। कठोरता के साथ अपनी बढ़ती आबादी को रोकने के लिए चाइना एक बच्चे की नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी को शुरू किया। और आप लोग जानते होंगे कि 2016 में चाइना वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया। चाइना 2016 से अपने यहां नियम लागू किया कि एक दंपति, एक पति पत्नी 2 बच्चे कर सकते हैं। कब? तो 2016 में। एक सवाल यह है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले राज्य में जनसंख्या नीति घोषित की गई थी? तो ये बात आप लोगों को हम बता दें, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो राज्य जनसंख्या नीति घोषित किया। तो आज के चर्चा और परिचर्चा में हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा, और इस टॉपिक से अनगिनत ऑब्जेक्टिव बनते हैं। बहुत बारीकी से हम लोग एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि कैफेटेरिया प्रत्यागम, क्लिनिकल प्रत्यागम, मैकेनिकल प्रत्यागम, इनोवेटिव डेमोग्राफी, ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न होते हैं। और उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम लोगों को पैनी निगाह बनाए रखना है। चलिए, आप लोग अपनी तैयारी के क्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।